सबसे पहले हम ब्लड कोएगुलेशन का मतलब समझ लेते हैं। जब हमारे बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप का कट लग जाता है तो वहां से ब्लड बहना चालू हो जाता है। लेकिन 4 से 5 मिनट बाद हमें क्या दिखता है कि जहां पर कट लगा है वहां पर ब्लड जम जाता है और ब्लड जमने के वजह से ब्लड का बहना भी रुक जाता है। इसी ब्लड के जमने को ब्लड कोएगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है। ब्लड को जमने के लिए या फिर ब्लड को क्लॉट करने के लिए हमारी बॉडी काफी सारे सब्सटेंस एंड काफी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाती है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन एंड फाइब्रिन, और इसी के साथ साथ क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10। इन सब सब्सटेंस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर भी ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्लड जम सकता है। जब हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में ब्लड जम जाता है या फिर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ब्लड क्लॉट होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर काफी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक, जिनको हम लकवा भी बोलते हैं, ऐसे डिजीज हो सकती हैं। और हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट न हो, इसी को ठीक करने के लिए एंटी कोएगुलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ एंटी कोएगुलेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन दैट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉट आर कॉल्ड एज एंटी कोएगुलेंट्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कोएगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग को रोक के रखते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ऐसे ही ड्रग्स को एंटी कोएगुलेंट्स बोला जाता है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ एंटी कोएगुलेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटीकोएगुलेंट्स दो मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है इन विवो एंटीकोएगुलेंट्स एंड दूसरा है इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स। अगर हम बात करें इन विवो एंटीकोएगुलेंट्स की, सो इन विवो एंटीकोएगुलेंट्स ऐसे एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं। इन विवो एंटीकोएगुलेंट्स अगेन दो मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है रैपिड एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट्स, और इनको पैरेंटल रूट के जरिए लिया जाता है। इसके मेन एग्जांपल है हिपेरिन, एनोक्सापेरिन, डेल्टीपेरिन, नेड्रोपेरिन एंड डेनापेरॉइड। दूसरा है स्लो एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट्स, और इसको ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। इसके मेन एग्जांपल है वारफरिन, डाइक्यूमेरॉल एंड फेनिडायोन। अगर हम बात करें इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स की, सो इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स ऐसे एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादा करके लैब या फिर लेबोरेटरी में किया जाता है। इसके मेन एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सालेट एंड सोडियम इडिटेट। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटीकोएगुलेंट्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला हिपेरिन। हिपेरिन एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3 विच इनहिबिट्स मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स सच एज थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10। बाय इनहिबिटिंग दिस फैक्टर्स, हिपेरिन प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन एंड ब्लड क्लॉट। हमारे बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है एंटी थ्रोम्बिन 3। एंटी थ्रोम्बिन 3 के वजह से हमारे बॉडी के अंदर कभी भी ब्लड क्लॉट नहीं होता, कभी भी ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता, और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो होने लगता है। हिपेरिन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर इसी एंटी थ्रोम्बिन 3 के एक्टिविटी को एनहांस कर देता है, इसके एक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। जैसे ही एंटी थ्रोम्बिन 3 का एक्शन एनहांस हो जाता है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे कि थ्रोम्बिन एज वेल एज फैक्टर 10 इनिबिट होना चालू हो जाते हैं, और इनके इनिबिट होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कोएगुलेशन एज वेल एज ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट हो जाता है, और हमारे नसों के अंदर ब्लड अच्छे तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के फ्लो होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है वारफरिन। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स लाइक वारफरिन कॉम्पिटिटिवली इनिबिट विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस, reducing the synthesis of clotting factor 2, 7, 9 and 10, leading to an anticoagulant effect। ओरल एंटीकोएगुलेंट जैसे कि वारफरिन हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस को इनिबिट करने का काम करता है, और जैसे ही विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस इनिबिट होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7, 9 एंड 10 का सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है, और इनके सिंथेसिस रिड्यूस होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, और हमारा ब्लड अच्छे तरीके से फ्लो
होने लगता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम डोजेस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटीकोएगुलेंट्स का नॉर्मल डोज कितना है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है वारफरिन। वारफरिन का नॉर्मल डोज होता है 2 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम, जिसको डेली दिन में एक बार लिया जाता है। दूसरा है हिपेरिन सोडियम। हिपेरिन सोडियम का नॉर्मल डोज होता है 1000 यूनिट्स पर एमएल और इसको इंजेक्शन के जरिए लिया जाता है। इसके बाद है एनोक्सापेरिन। एनोक्सापेरिन का नॉर्मल डोज है 1 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट और इसको सबक्यूटेनियस रूट के जरिए हर 12 घंटे में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है डाइक्यूमेरॉल। डाइक्यूमेरॉल का नॉर्मल डोज होता है 50 मिलीग्राम से लेकर 150 मिलीग्राम और इसको ओरल रूट के जरिए दिन में एक बार लिया जाता है। लास्ट है फेनिडायोन। फेनिडायोन का नॉर्मल डोज है 25 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम, जिसको दिन में एक बार डेली लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम इंडिकेशंस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटीकोएगुलेंट्स का यूजेस क्या-क्या है एंड कौन-कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट इन द बॉडी। एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स। थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए एंड इसके ट्रीटमेंट में भी एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वारफरिन इज यूज्ड इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। वारफरिन का इस्तेमाल मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल रूमेटिक हार्ट डिजीज को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। एंटीकोएगुलेंट्स सच एज वारफरिन इज आल्सो यूज्ड इन हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट। एंटीकोएगुलेंट जैसे कि वारफरिन का इस्तेमाल हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट के दौरान भी किया जाता है। हिपेरिन इज यूज्ड इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हिपेरिन का इस्तेमाल पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। हिपेरिन इज ऑल्सो यूज्ड ड्यूरिंग डायलिसिस। हिपेरिन का इस्तेमाल डायलिसिस के दौरान भी किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशन या फिर यूजेस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन-कौन से ऐसे डिजीज है, कौन-कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एंटीकोएगुलेंट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। सबसे पहला है एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टुवर्ड्स ड्रग। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंटीकोएगुलेंट से, सो ऐसे कंडीशन में कभी भी एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग। अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हीमोरेजिक स्ट्रोक। अगर किसी पेशेंट को हीमोरेजिक स्ट्रोक है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अगर किसी पेशेंट को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सीवियर लिवर डिसफंक्शन। अगर किसी पेशेंट को लिवर डिसफंक्शन डिजीज है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है किडनी डिसफंक्शन। अगर किसी पेशेंट का किडनी पूरी तरह से डिसफंक्शन हो चुका है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का किडनी पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंटीकोएगुलेंट्स चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।